अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध को आज 11वां दिन है। लगातार तस्वीरें सामने आ रही है और आज जो तस्वीरें ईरान से सामने आई हैं वो चौंकाने वाली है। पूरा विश्व इस युद्ध की मार झेल रहा है और ऐसे में जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि युद्ध महज 3 से 4 हफ्ते चलेगा, ईरान का एक बयान सामने आता है कि अगले 6 महीने और के लिए भी हम युद्ध के लिए तैयार हैं और सुप्रीम लीडर चुन लिया गया ईरान में मुज्तबा खामेनेई को, जबकि अमेरिका राष्ट्रपति ने कहा था कि मेरी मौजूदगी होनी लीडर को चुनने में ज़रूरी है। इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभय उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं। किस नज़रिए से आप देखते हैं मुज्तबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर ईरान में चुना गया है और क्या असर पड़ने वाला है और अमेरिका क्या करेगा अब आगे? प्रिया, ऐसा है कि मुज्तबा खामेनेई के सुप्रीम लीडर बनने के साथ ही कई मैसेज ईरान ने बहुत स्ट्रांगली अमेरिका को दे दिए। पहला ये कि जो बार बार ट्रंप कह रहे हैं कि वहाँ कोई भी लीडर अगर चुना जाता है तो उसमें मेरी मौजूदगी होनी चाहिए, उन्होंने इस एक स्टेप से साफ कर दिया कि हमारे यहाँ आपकी कोई मौजूदगी मानी ही नहीं जाएगी, आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। और ईरान को अगर यही करना होता तो फिर इस युद्ध की नौबत ही नहीं आई होती। अयतुल्ला खामेनेई अभी जिंदा होते और आज जो इतना युद्ध चल रहा है 11 दिन से और आगे अभी तुरंत थमने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, ये नहीं हुआ होता। तो जो ईरान पहले दिन झुकने को तैयार नहीं था, अब लड़ाई जब बीच रास्ते में है तो उसमें फिर वो झुकेगा क्यों? इसका कोई भी ऑप्शन बचा नहीं है। दूसरा रही बात मुज्तबा खामेनेई के वहाँ पर सुप्रीम लीडर बनने के साथ क्या होने वाला है, मुझको लगता है कि ईरान की नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। पहले आयतुल्ला खामेनेई उन्होंने आप ये समझ लीजिए कि वर्क फ्लो सेट कर दिया था पहले ही कि अमेरिका अगर हमला करता है तो हमें किस तरीके से काम करना है। तो स्ट्रेटजी वही है, एग्जीक्यूशन अब मुज्तबा खामेनेई के हाथों में है। तो मतलब आपका कहना है कि जिस स्ट्रेटजी के साथ, जिस रणनीति के साथ आयतुल्ला अली खामेनेई चल रहे थे, क्या मुज्तबा भी उसी को आगे लेके चलेंगे? क्योंकि ईरान ने ये तो कहीं ना कहीं ट्रंप को दिखा दिया है कि हमारे लिए कोई मायने नहीं है अमेरिका का ना ट्रंप का। तो अगर वो स्ट्रेटजी बनती है जिस तरीके से हमने देखा कि एक सबसे बड़ी पावर के साथ ईरान आड़े मुँह आके सामने से लड़ा है, तमाम जो स्ट्रेटजी उसने बनाई थी, जितने भी एयरबेस थे उस पर हमला किया, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो आयतुल्ला अली खामेनेई ने की थी। तो क्या मुज्तबा अब उसी रास्ते पर चलेंगे? इनफैक्ट देखिए कि उसमें कोई तब्दीली लाने की न तो कोई ज़रूरत है और न कोई गुंजाइश है। गुंजाइश तो ये होती है कि वो झुक जाए अमेरिका के सामने, ऐसी कोई संभावना है नहीं। ईरान अब उस रास्ते पर तो नहीं जाएगा। जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर जाना होता तो पहले चला गया होता। और जो स्ट्रेटजी की बात है, बस आप ये समझ लीजिए कि एग्जीक्यूशन के लिए कोई दूसरा आदमी आ गया है। वर्क फ्लो एंड ब्लूप्रिंट पूरा तैयार था। अब ईरान ने क्या नीति अपनाई, मैंने इसके पहले पॉडकास्ट में भी कहा था जब युद्ध शुरू नहीं हुआ था कि अगर, तब हमने बात की थी कि अगर अमेरिका हमला करता है तो क्या होगा। उससे बात एकदम से साफ है कि ईरान और अमेरिका के बीच की जो जियोग्राफिकल जो डिस्टेंस है उसमें अमेरिका तो हमला कर सकता है ईरान पर, लेकिन ईरान पलटवार उस तरीके से नहीं कर सकता है। तो ईरान ने एक दूसरी स्ट्रेटजी अपनाई है, 2 pronged स्ट्रेटजी रही शुरू से हमेशा, कि एक जो ईरान के आसपास जो अमेरिका के जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं गल्फ में, और वहाँ जो उनका जो बेस है, अमेरिकन आर्मी का जो बेस है, उसके ऊपर ईरान को हमला करना था, उसने किया। एट द सेम टाइम ईरान इसको लंबा खींचना चाहता है। वो चाहता है कि अगर जोग्राफिकली भी युद्ध फैलना हो तो फैले और टाइम वाइज ज़्यादा जाए। इसमें अमेरिका के पैर उखड़ जाएंगे। अभी तो शुरू में, चूँकि ये हमने देखा है कि जब कभी भी आपकी फ़िलॉसफी या फिर आपका रूल आपकी कंट्री में कमज़ोर पड़ने लगता है तो इतिहास गवा रहा है कि वहाँ के शासक युद्धों का सहारा लेते हैं। ट्रंप भी वही कर रहे हैं। ट्रंप को भले ही लगे कि कुछ दिनों में उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन जिस तरीके का विरोध अमेरिका में भी हो रहा है, जो अमेरिकन्स हैं जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं इस युद्ध का, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। और यही ईरान की सबसे बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ईरान जो ड्रोन चला रहा है उसमें एक की कीमत $20,000 है, लेकिन अमेरिका को उसके लिए सैकड़ों करोड़ रुपए की मिसाइल अपनी दागनी पड़ रही है। तो अमेरिका का खजाना बहुत तेज़ी से खाली हो रहा है। अमेरिका का कर्ज बहुत बढ़ जाएगा अगर ये युद्ध
सचमुच 4 हफ्ते क्या कहें, अगर 5-6 महीने तक कि ईरान तैयार है, चला जाता है। ऑफिशियली स्टेटमेंट ईरान की तरफ से तो दी गई है कि 6 महीने तक हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन एक सवाल इसमें आपने बहुत विस्तार से बताया तो ये भी बनता है कि ईरान इतना लंबा युद्ध कैसे लड़ पाएगा और उसने अपने आप को इतना स्ट्रांग आखिरकार कैसे बनाया। मुज्तबा खामेनेई क्या उतने ही स्ट्रांग लीडर भी साबित होंगे ईरान के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। चलिए इस जवाब की शुरुआत ये आपका जो सवाल है उसके अंतिम भाग से करते हैं। जी बेसिकली मुज्तबा खामेनेई जब तक अयतुल्ला अली खामेनेई जिंदा थे तब तक ये बिल्कुल पर्दे के पीछे रह के काम कर रहे थे, कोई इनको जान भी नहीं रहा था बाहरी दुनिया में। और कहा यह जाता है कि जो भी, जैसा मैंने पहले कहा, एग्जीक्यूशन वाली जो बात थी, इनके ज़रिए हो रही थी चीज़ें और ये बिल्कुल उसमें शामिल थे और उस पूरे प्रोसेस के तरीके, इसलिए नहीं कि वो अयतुल्ला अली खामेनेई के बेटे हैं, इसलिए इनकी पूरी जो शिक्षा थी, एजुकेशन जो है, इनकी ट्रेनिंग है, वो इस तरीके से हुई शुरू के दौर से ही कि वो इस जो अभी जिम्मेदारी उनके ऊपर है इसको निभाने के लिए बराबर उनमें योग्यताएं हैं, उतना टैलेंट है उनमें। जी जैसे कि जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था 1979 में, उसके बाद फिर इराक के साथ ईरान का युद्ध हुआ था, तो जो उस समय उनकी उम्र बहुत कम थी, लेकिन जो लेटर हाफ में जो लड़ाई हुई थी उसमें उनकी भूमिका थी, उसमें वो शामिल रहे थे। उसके बाद जो रिलीजियस एजुकेशन है कुम यूनिवर्सिटी से, वो भी उन्होंने पूरा लिया। तो जो एक मिला जुला स्वरूप है वहाँ, एक रिलीजियस भी उसमें चीज़ें शामिल हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों मिलकर चलते हैं वहाँ पर। दोनों की इनको बराबर से जानकारी है और साथ ही साथ जो इनकी सेना है उसका पूरा समर्थन इनको है। और अयतुल्ला अली खामेनेई के वक्त में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप पूरा बनाया गया था, वो ऐसा नहीं था कि कोई एक आदमी, जैसे अगर कोई सुप्रीम लीडर न हो तो कोई एक आदमी उसके ऊपर सत्ता पलट कर दे, तख्ता पलट कर दे और कब्जा कर ले, ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं वहाँ पर। इन हालात में वहाँ का पूरा जो ये गवर्नेंस का जो सिस्टम है वो मुज्तबा खामेनेई के सपोर्ट में है, इसलिए उनकी ताकत में कोई कमी नहीं है। जो सपोर्ट अयतुल्ला अली खामेनेई को था वही मुज्तबा को भी है। जी और सवाल यह है कि अब किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को आगे मोबिलाइज करते हैं और अमेरिका को जवाब देते रहते हैं। आपने कहा जानकारी मुस्तफा को पहले से थी, 1979 का भी आपने जिक्र किया, लेकिन उसी क्रांति, उसी 1979 वाली बात से वो जो क्रांति हुई थी वो तानाशाह राजशाही परिवार को लेकर, तो सवाल अब मुश्तबा को सुप्रीम लीडर बनाने पर ये भी उठ रहे हैं कि जब इस चीज़ को लेकर एक बार एक देश में, ईरान में क्रांति हो चुकी है, तो ऐसे में क्या ये सही है? हालांकि इसकी जस्टिफिकेशन कुछ इस तरीके से दी जा रही है कि आप अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं तो उसे तानाशाह कहेंगे, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि अगर लायक है तो बन सकता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहला पार्ट तो ये है कि ये ठीक है कि बेटे हैं अयतुल्ला अली खामेनेई के, लेकिन वो जिंदा नहीं है। अगर वो रहते और अपने रहते हुए एक सीधे सीधे सत्ता अपने बेटे को सौंप देते तो इसके ऊपर डिबेट की कोई चांसेस थी, हम उसके ऊपर डिबेट कर सकते थे या जिसको करना होता उसके ऊपर सवाल उठाता। लेकिन यहाँ तो तस्वीर ही पलट है। जब तक वो थे तब तक ये सामने कोई ऐसी बड़ी पोस्ट लेकर नहीं बैठे थे जैसा दूसरे देशों में हम लोग देखते हैं कि अगर कोई आदमी है, एक राजशाही या सत्ता ऐसी हो गई है कि एक ही परिवार के पास उस देश की सत्ता है, तो प्राइम मिनिस्टर के बाद अगर उनका बेटा है तो उसने डिफेंस की, फॉरेन या कोई ऐसा पद अपने आप ले लिया है। यहाँ वो सब तस्वीरें नहीं हैं। यहाँ सीनियर खामेनेई की मौत हो गई अमेरिकी हमले में, अब वो एक वाइड क्रिएट हो गया, तो उसमें किसको लेकर आया जाए? ऐसा नहीं कि इन्होंने खुद से ऐलान कर दिया कि अब मेरे फादर नहीं रहे, वो शहीद हो गए तो मैं आके अब ये सत्ता संभालूंगा, ऐसा नहीं था। जी एक थिंक टैंक है वहाँ पर, एक प्रोसेस है। जी उन लोगों ने मिलकर ये फैसला लिया कि इनको हम लेकर सामने आएंगे। जी। और इसमें मुझको लगता है कि दो बातें उन्होंने बहुत ध्यान से विचार किया इसके ऊपर। एक तो ये कि ये योग्य हैं, उस लड़ाई को आगे ले जा सकते हैं और ईरान को एक लीडरशिप दे सकते हैं, और एट द सेम टाइम ये बताना अमेरिका को, ये मैसेज देना कि अगर सीनियर खामेनेई सुप्रीम लीडर नहीं रहे तो ऐसा नहीं है कि हम डर जाएंगे या उनका परिवार डर जाएगा।
और ये आगे नहीं आएगी। दो छोटे छोटे पूरे ललकारते हुए अमेरिकी सेना को इन्होंने आकर अपने देश की कमान संभाल ली है। तो छोटे छोटे सवालों के और जवाब दीजिएगा। ईरान युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं तो उसी से जुड़ा स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज है, जिसको लेकर ईरान ने ये बयान दिया है कि अगर जो भी कंट्री, जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अगर इजरायली और अमेरिकी एम्बेसीज को बाहर नहीं निकालती तो मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज से उन देशों के जहाज़ों को रास्ता नहीं दूंगा। हालांकि भारत को रास्ता वहाँ से मिला हुआ है। क्या लगता है आपको, क्या इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा? ये जो है ये पहले भी बोल दिया था ईरान ने कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को छोड़कर बाकी जो आना जाना है शिपमेंट का वो जारी रहेगा, उसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि जब कंट्री के ऊपर ही एग्जिस्टेंस का खतरा हो जाएगा उसके ऊपर, तो फिर वो चैन से नहीं बैठेगा, क्योंकि उसकी उम्मीद रहेगी कि दुनिया के जो देश हैं जो इस एक्ट का विरोध करते हैं वो खुलकर सामने आए और हमारी मदद करें। जी। और दूसरी बात ये कि ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर ईरान की तरफ से बनाने की कोशिश है अमेरिका के ऊपर। और ये अपील करना, देखिए कोई दूसरा देश होता है, जैसे इराक पर एक ज़माने में आज से 23 साल पहले हमला किया था उन्होंने, अमेरिका ने, और इराक कुछ नहीं कर पाया था। लेकिन मुझको लगता है कि स्ट्रेटजिकली यूएस ने शायद ये गलती की समझने में ईरान को कि ईरान का डीएनए कुछ दूसरा है। अब उसमें ईरान इस कंडीशन में आ गया है कि वो बोल रहा है अमेरिका की जो फ्रेंडली नेशंस हैं उनको कि आप अपने यहाँ से अमेरिकन एम्बेसी को निकाल दीजिए, इजराइल को अपने यहाँ से बाहर का रास्ता दिखा दीजिए, और फिर उसके बाद हम आपके जहाज़ को आने देंगे। जैसे आज भी देखिए पूरी दुनिया की अखबारों में आज सुर्खियाँ हैं कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ना शुरू हो गया है। बिल्कुल। और अगर ये अमेरिका कह रहा है, अमेरिका तो देखिए अब बात निकली है तो ये पुरानी एक और बात याद दिला दूं कि ट्रम्प को ये शायद ओवर कॉन्फिडेंस था और अनाउंस भी कर रहे थे कि ये लड़ाई 4-5 दिनों में ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल। क्योंकि पिछले साल जो लड़ाई हुई थी इसराइल और ईरान के बीच में, उसमें अमेरिका इस तरीके से पहले ही स्टेप से नहीं कूदा हुआ था, लेकिन इस बार तो पूरा शुरुआत ही उसने की है। तो शायद ट्रम्प को ये गलतफहमी थी कि ये 3-4 दिन में हम लोग ईरान को दबा देंगे, डरा देंगे और उसको लीडरशिप को चेंज कर देंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। जब वो नहीं हुआ तो इन्होंने बोला कि नहीं 4-5 हफ्ते तक लड़ाई जाएगी। इसका मतलब कि एक ह्यूज मिस कैलकुलेशन अमेरिकी स्ट्रैटेजिस्ट की तरफ से हुआ है। जितना हल्का उन्होंने ईरान को समझा था उतना हुआ नहीं, उतना हल्का ईरान रहा नहीं। एक आखिरी और बहुत अहम सवाल, क्योंकि सीधे तौर पर अभी स्टेटमेंट आई थी रशिया की तरफ से कि हम अनकंडीशनली अपना समर्थन देने के लिए तैयार हैं ईरान को। चाइना भी कहीं ना कहीं ईरान के साथ दिख रहा है, तो ऐसे में सामने से क्या कुछ रुख भारत अपना सकता है? क्या कोई ऐसी स्थिति आ सकती है कि भारत को भी मुखर होकर कुछ कहना पड़े? कि क्या स्थिति होने वाली है, आपको क्या लगता है? देखिए भारत की स्ट्रैटेजी और स्टैंड इस मामले में बिल्कुल साफ रही है। आपने देखिए रूस और यूक्रेन की लड़ाई के वक्त भी भारत रूस से तेल खरीदता रहा, यूक्रेन को भी सपोर्ट देता रहा। इतने बड़े ट्रेड उस समय जो मतलब ऑयल को लेकर जो हुआ उसमें भारत ने बहुत अरबों डॉलर बचाए अपने। इन सब के बावजूद पीएम मोदी इस बात को कहने से पीछे नहीं हटे पुतिन की मौजूदगी में कि ये वक्त लड़ाई का नहीं है, युद्ध नहीं बुद्ध का वक्त है, लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए। तो इंडिया का स्टैंड इस मामले में बिल्कुल साफ है। ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर भी उसने वही नीति अपनाई हुई है, क्योंकि आप ये देखें कि भारत का ट्रेड रिलेशन अमेरिका के साथ है। अभी एक बहुत बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है, यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट किया है इंडिया ने, ग्रेट ब्रिटेन के साथ किया है। तो ट्रेड रिलेशन सबके साथ बने हुए हैं और ईरान के साथ भी भारत का संबंध अच्छा है। अभी जैसे आप अभी ईरान के जो शिप पर हमला किया सबमरीन ने, यूएस सबमरीन ने डुबा दिया, उसके साथ 2 और को भारत ने अपने यहाँ अपने पोर्ट पर जगह दी थी जब ईरान की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी। इसका मतलब कि जिस तरीके का रिलेशन चाइना और रूस का यूएसए के साथ है वैसा नहीं है भारत का यूएसए के साथ। और उसी तरीके से जिस तरीके से रिलेशन, चूंकि यूएसए के विरोध में है दोनों, तो जिस तरीके से उन दोनों ने ईरान को खुलकर सपोर्ट किया है, भारत उस तरीके से नहीं जा पाएगा। लेकिन भारत ने हमेशा साफ किया है कि ये लड़ाई बंद होनी चाहिए, हम लड़ाई के पक्ष में नहीं हैं। अब लड़ाइयाँ जब शुरू हो गई हैं तो कोई ये समझदारी की बात नहीं है हम किसी की तरफ से सेना भेजने लगे। जैसे यूएसए अगर सपोर्ट, यूएसए के साथ हमारा ट्रेड रिलेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि
ईरान को हम अपना बेस देंगे, हम यूएसए को अपना बेस देंगे ईरान पर हमला करने जी। के लिए। तो ये इंडिया का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जाहिर है कुछ सवालों के जवाब आपको भी मिले होंगे। एक फिर से नए विषय के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।